भूतों का रहस्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। चुड़ैल वाला कब्रिस्तान कहानी में अब तक आपने जाना कि मैं कब्रिस्तान में चौकीदार से मिलने के बाद साधु जी से मिलने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मैं फिर से रेड गेस्ट हाउस में रहने के लिए चला जाता हूँ। रात में अचानक मेरे दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। कहानी में अब आगे। मैं जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता हूँ तो मेरे सामने एक बहुत ही भयानक काली बिल्ली थी। उसकी चमकती हुई नीली आंखें मेरे दिल में खौफ पैदा कर रही थी। बिल्ली अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैंने अपनी नज़रें उस बिल्ली से हटाई और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन मुझे उस बिल्ली के सिवाय कोई भी दिखाई नहीं दिया। अचानक मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल आती है। इस समय किसकी कॉल हो सकती है? कहीं भैया की कॉल तो नहीं? यह बोलते हुए मैं अंदर की तरफ जाता हूँ और अपना फ़ोन मैच से उठाता हूँ। जब तक मैं फ़ोन उठाता तभी कॉल कट जाती है। मैं मोबाइल को दोबारा वहीं रख देता हूँ। ओह, दरवाज़ा तो खुला ही छोड़ दिया मैंने। अभी इसको बंद करता हूँ। मैं दरवाजे को बंद करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। तभी मेरी नज़र उस काली बिल्ली पर पड़ती है जो मेरे ही साथ मेरे कमरे में खड़ी थी। अचानक बिल्ली मेरी तरफ बढ़ती है और मेरे पैरों से लिपटने लगती है। मैं उस बिल्ली को अपने आप से दूर करता, उससे पहले ही बिल्ली ने अपने नुकीले दांतों को निकाल लिया और मेरी पैंट को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। मैं अब सहम सा गया था कि कहीं वह बिल्ली मुझे अपने नुकीले दांतों से काट न ले। अब वह बिल्ली मुझे बाहर की तरफ खींचने लगी। यह देखकर मैं बोलता हूँ, शायद यह मुझे कहीं लेकर जाना चाहती है। चलो ठीक है, देखते हैं यह कहाँ लेकर जाना चाहती है। यह बोलकर मैं अपनी टॉर्च उठा लेता हूँ और उसके साथ बाहर निकलता हूँ। बाहर निकलते ही वह बिल्ली मेरी पैंट को छोड़कर मेरे आगे आगे चलने लगती है। कुछ कदम चलने के बाद बिल्ली अपनी जगह पर रुक जाती है और पलटकर मेरी तरफ देखती है। बिल्ली की इस अजीब हरकत से मैं बोल पड़ता हूँ, शायद यह मुझे कहीं और लेकर जाना चाहती है। इसके पीछे चलकर देखना ही चाहिए, शायद कुछ बताना चाह रही हो। यह बोलकर मैं आगे बढ़ने लगता हूँ और वह बिल्ली भी मेरे आगे आगे बढ़ती है। लोहे की सीढ़ी से हम दोनों नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते ही वह बिल्ली उस गेस्ट हाउस के कोने में बने कमरे के दरवाजे पर अपने पंजे रगड़ने लगती है। यह काली बिल्ली भला इस कमरे के दरवाजे पर क्यों पंजे मार रही है? कहीं यह जो बताना चाह रही है उसका संबंध इस कमरे से तो नहीं? हो ना हो, मुझे अब इसके अंदर ज़रूर जाना चाहिए। जैसे ही मैं उस लोहे के दरवाजे के पास जाता हूँ, अरे इस दरवाजे की कुंडी पर तो मोटा सा ताला लगा हुआ है। इसे कैसे खोला जाए? इधर उधर देखने पर मुझे एक बड़ा सा पत्थर मिलता है। थोड़ी देर पत्थर को ताले पर मारने से ताला टूट जाता है। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे पर जोर लगाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। लगता है यह दरवाज़ा कई सालों से बंद होने की वजह से जकड़ गया है। मुझे पूरा जोर लगाना होगा। मैं थोड़ा पीछे हटा और तेज़ी से दौड़ते हुए दरवाजे को धक्का लगाता हूँ। अगले ही पल धड़ाम से वह दरवाज़ा खुल जाता है। उस आवाज़ से वह सुनसान जगह गूंज उठती है। दरवाज़ा खुलने के बाद अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। मैं अपनी टॉर्च चलाता हूँ और उस कमरे के अंदर जाता हूँ। यह तो बहुत ही अजीब सा कमरा है। एक तो छोटा सा कमरा और ऊपर से ना ही इसमें कोई खिड़की है और ना ही कोई रोशनदान है। इसमें सिवाय मकड़ी के जाले के कुछ भी नहीं है। आखिर ऐसा कमरा बनाने की क्या वजह हो सकती है? मैं यह बड़बड़ाते हुए कमरे को चारों तरफ से देखने लगता हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं कमरे से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे याद आता है, अरे यह काली बिल्ली कहाँ गई?
कहीं दरवाजे की आवाज़ से डरकर भाग तो नहीं गई। तभी वह बिल्ली मुझे उसी कमरे के एक कोने में दिखाई देती है जो अपने पंजे ज़मीन पर बार बार मार रही थी। मैं उस तरफ जाता हूँ। वहाँ जाते ही वह बिल्ली उस जगह से हट जाती है। मैं वहाँ हाथ लगाता हूँ तो पता चलता है कि वहाँ बहुत ही पुरानी कालीन बिछी हुई है। मैं उस कालीन को वहाँ से हटाता हूँ। हे भगवान, यह क्या बला है? भला इतना पतला ढक्कन होने का यहाँ क्या मतलब हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, कहीं कोई अनजान खतरा मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रहा। खैर, अब जो भी हो, इसका जवाब तो मुझे इसे हटाने के बाद ही पता लगने वाला है। यह बोलकर मैं उस ढक्कन को हटा देता हूँ। जब मैं उसके अंदर टॉर्च मारकर देखता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। वहाँ पर सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी। वह इतनी छोटी सी जगह थी जिसमें केवल एक ही इंसान घुस सकता था। मैंने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने इष्ट देव को याद किया और उसके अंदर जाने लगा। लगभग 25 से 30 सीढ़ियाँ उतरने के बाद मैं नीचे पहुँच जाता हूँ। चारों तरफ टॉर्च मारने के बाद मैं देखकर हैरान रह जाता हूँ। अंदर बहुत ज़्यादा जगह थी। ऐसा लग रहा था कि मानो तहखाना हो। अंदर का तापमान बहुत ही ठंडा था और एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। मैं टॉर्च की रोशनी में आगे की तरफ बढ़ने लगता हूँ। थोड़ा आगे जाने पर मुझे कोई चीज़ चमकती हुई दिखाई देती है। मैं उसके पास जाकर देखता हूँ तो मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहाँ कुछ औजार रखे हुए थे जो मिट्टी खोदने के काम आते हैं। उन सभी औजारों का हत्था लकड़ी का बना हुआ था। उन्हें देखने से साफ पता चल रहा था कि वह किसी के खून से सने हुए थे। मैं उन औजारों को उठाकर देखता हूँ तो मुझे वहाँ किसी के कपड़े दिखाई देते हैं। मैं उन कपड़ों को उठाकर देखता हूँ। यह तो किसी लड़की के कपड़े लगते हैं। इन कपड़ों को देखकर लगता है मैंने इन्हें कहीं ना कहीं तो देखा है, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा मैंने इन कपड़ों को कहाँ देखा था। वह सफ़ेद रंग के कपड़े थे जो नीचे से लाल रंग से सने हुए थे। उस रंग को देखते ही मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हट जाता हूँ। मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं और सांसें फूलने लगती हैं। मैं डर के मारे बोल पड़ता हूँ, नहीं नहीं नहीं, यह तो खून से सना हुआ सूट है। यह सूट तो मैंने मोहिनी की आत्मा को पहने हुए देखा था। हाँ, यह तो सेम टू सेम है, लेकिन इस कपड़े का यहाँ होने का क्या मतलब हो सकता है? हाँ साहब, यह मेरे ही कपड़े हैं। उन दरिंदों ने मेरी इज्जत को तार तार किया और मुझे जान से मारा है। अचानक यह आवाज़ कहीं से आती है जिसे सुनते ही मेरे तोते उड़ जाते हैं और मैं घबराते हुए कहता हूँ, कौन है? बोलते क्यों नहीं? देखो, जो भी है सामने आ जाओ। कहीं तुम मोहिनी तो नहीं? एक भयानक हंसी के बाद वह बोली, देर आए पर दुरुस्त आए। हाँ साहब, मैं मोहिनी ही हूँ। यह कहते ही फिर से भयानक हंसी से वह तहखाना गूंज उठता है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे इस तरह से क्यों परेशान कर रही हो? बोलो, आखिर मेरा क्या कसूर है? मैं यह कहकर थर थर काँपने लगता हूँ। मेरे यह कहते ही वह आवाज़ फिर से आने लगती है, बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था। मैं तो अपने बूढ़े माँ बाप की इकलौती सहारा थी। लेकिन मैं उन दरिंदों के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। साहब, आप ही बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर था? बोलो साहब, मेरा क्या कसूर था? देखो, मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह बहुत गलत हुआ। मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें न्याय के साथ मुक्ति भी दिलाऊंगा। बस थोड़ा सब्र रखो। और मैं अभी कुछ आगे बोलने ही वाला था, तभी मोहिनी की आत्मा बोल पड़ती है, साहब, मेरे माँ बाप ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उन्हें भी नहीं बख्शा गया। देखो मोहिनी, मेरा विश्वास करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन किसी की जान लेना ये कहाँ का इंतकाम है? तुमने अब तक 18 लोगों की जान ली है। क्या तुम्हें यह सब शोभा देता है?
मैंने उस आत्मा को शांत कराने की कोशिश की। मेरी बात सुनते ही वह और तेजी से हंसने लगी और हंसते हंसते बोली, क्या साहब, आप इंसानों ने तो किसी को नहीं छोड़ा। झूठ, यह सफ़ेद झूठ है कि मैंने 18 लोगों को मारा है। मुझे मारने के बाद भी मुझे बदनाम किया जा रहा है। लेकिन मैं तुम्हारा कैसे यकीन कर लूं कि तुम जो कह रही हो वह सच ही कह रही हो। यहाँ तो सभी जानते हैं कि जो भी रेड गेस्ट हाउस में रहने के लिए आया है, उन सभी 18 लोगों को तुमने ही मारा है। साहेब, आपको बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा कि उन 18 लोगों को मैंने ही मारा है या आप मेरे 19वें शिकार बन जाते हो। यह कहते ही मोहिनी अपने रूप में आ जाती है। उसका चेहरा उसके लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था। वही सफ़ेद कपड़ा उसके शरीर के ऊपर था जिससे थोड़ी देर पहले मेरा सामना हुआ था। वह हवा में ज़मीन से काफ़ी ऊपर थी। उसका शरीर हवा में लहरा रहा था, लेकिन उसके दोनों हाथ मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई और मैं वहाँ से उठकर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं अपने जिस्म को हिला तक नहीं पाता हूँ। मैं अपनी जगह पर जम गया था, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। मैं अपनी ही मदद करने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहा था। मैंने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की और बोला, प्लीज़ मोहिनी, मुझे मत मारो। मैंने तो हमेशा तुम्हारी मदद ही करनी चाहिए। मुझे यहाँ से जाने दो। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें न्याय दिलवा दूंगा। लेकिन मोहिनी के ऊपर मेरी बात का कोई असर नहीं होता। उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। अब वह अपने दोनों हाथों से मेरा गला किसी बलि के बकरे की तरह दबोच लेती है। मैं लाख कोशिश करता हूँ, लेकिन खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने में असमर्थ साबित होता हूँ। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। अब मुझे लगता है कि मेरा समय निकट आ गया है। अब क्या होगा आगे? क्या मोहिनी मुझे जिंदा छोड़ देगी? क्या मैं उस तहखाने से बचकर वापस आ पाऊंगा? जानने के लिए सुनते रहिए चुड़ैल वाला कब्रिस्तान।